मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। केमिकल्स यानी ऐसे सब्सटेंस हैं जो जब एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं या जब एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं तो कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं। जब कोई नया सब्सटेंस बनता है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम समझें अगर, तो हमारे घर में बहुत सारी या हमारे बॉडीज में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो हमको पता भी नहीं होते। जैसे जब कभी मिल्क को रूम टेम्परेचर में समर टाइम में रख दिया जाता है, यानी गर्मी के समय में हम रूम टेम्परेचर पे ही अगर मिल्क को रख के चले जाते हैं, भूल जाते हैं फ्रिज में रखना, तो मिल्क जो है वो खट्टा हो जाता है। कैसे, क्यों खट्टा हो जाता है? तो उसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्शन होता है, वो ऐड होता है मिल्क में और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसकी वजह से दूध जो है वो खट्टा हो जाता है और हम उसको बोलते हैं कि दूध फट गया है। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है कि आयरन नेल जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं काट लग जाता है या जंक लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। यहां पे भी रिएक्शन किसके साथ होता है? ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ही, ऑक्सीजन के साथ में मॉइस्चर रिएक्शन करता है और जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के बीच में रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की वजह से रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आयरन नेल है उस आयरन नेल के अंदर जंक लग गया है या फिर उसका रस्टिंग हो गया है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होता हुआ दिखाई देता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाता है। तो क्यों, क्या फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? ईस्ट जो है वो ग्रेप्स को या ग्रेप के जूस को शुगर में कन्वर्ट करता है और उससे फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फूड, नेक्स्ट एग्जांपल है कि फूड इज कुक्ड। जब हम खाना बनाते हैं तो वेजिटेबल्स जब कच्ची होती है तो उसमें मिनरल्स अलग होते हैं और जब हम उनको मसालों के साथ में हीट करते हैं, फ्राई करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऑयल्स डालते हैं अलग अलग तरह के, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो वही केमिकल रिएक्शन की वजह से जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। तो बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमको देखने को मिलते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये सब एग्जांपल्स हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो होता हुआ दिख रहा है। ये सब एग्जांपल, पहले हमने मिल्क का एग्जांपल लिया तो मिल्क जो है वो खट्टा हो गया था, सोर हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा एग्जांपल हमने लिया रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कब हुआ? जब मॉइस्चर और जो ऑक्सीजन है उसके बीच में रिएक्शन हुआ तो हम देखते हैं कि रस्टिंग होती है। फिर हमने एग्जांपल लिया कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होगा, ग्रेप जूस का फर्मेंटेशन होगा तो हमको क्या मिलता है, जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। उसी तरीके से हमने हमारे फूड की बात की, तो जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। इन सभी चीजों में देखें जो हम अभी तक इतने हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, उसमें सभी के अंदर एक कॉमन चीज हमको देखने को मिलती है। क्या? कि इनिशियली जो सब्सटेंस था वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसका नेचर बदल जाता है। यानी तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इनिशियली स्टार्टिंग में वो रिएक्शन जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस को जब हम
रिएक्ट कराते हैं, जब रिएक्शन आगे बढ़ता है तो उसका जो फाइनल जो स्टेटस है वो डिफरेंट होता है। इनिशियल से फाइनल स्टेटस जब डिफरेंट हो जाता है तो हम कहते हैं या कुछ नई चीज बनती है तो हम उसको कहते हैं ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। In all the above situations, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. थोड़ा बहुत इनिशियल जो स्टेटस है, इनिशियल जो आइडेंटिटी है, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. जब भी कहीं पे भी कोई केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, कोई भी केमिकल चेंज होता है, इसका मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो चुका है या एक केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हम एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। तो उस एक्टिविटी में हमको क्या लेना है? एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। उस मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से साफ करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि हम सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं? तो मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मटेरियल है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। उसके अंदर क्योंकि रिएक्टिव है इसलिए जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करता है तो एक व्हाइट लेयर बन जाती है। अब जब हम हीट करेंगे तो वो व्हाइट लेयर जो है वो जलेगी नहीं, बर्न नहीं होगी। इसकी वजह से पहले हम क्या करते हैं, सैंड पेपर की मदद से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं ताकि उसके अंदर जो उसके ऊपर जो व्हाइट लेयर आ गई है वो रिमूव हो जाए और हम अच्छे से मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर पाए। तो क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। हमको मैग्नीशियम रिबन कितना लंबा लेना है? 3 से 4 सेंटीमीटर जितना लंबा लेना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वाटर ग्लास इन अ वॉच ग्लास एस। क्या करना है कि जो हमने 3 या 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लिया है उसको पेयर ऑफ टंग की मदद से। पेयर ऑफ टंग क्या है कि जैसे हमारे घर में समसी होती है कोई चीज को पकड़ने के लिए, गर्म चीज को, उसी तरीके से केमिस्ट्री लैब के अंदर पेयर ऑफ टंग होता है जिसकी मदद से हम रिबन को पकड़ेंगे और बंद करेंगे। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बंद करेंगे, जलाएंगे, तो व्हाइट एश मिलेगा हमको, उसको हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे। Burn the magnesium ribbon, keeping it away from you as far as possible from your eyes. हमारे आंख से जितना दूर हो सके उतना दूर मैग्नीशियम रिबन को बंद करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। जो तो हमने देखा कि पहले हमारे पास एक रिबन था, उसको जलाया तो हमको राख मिल गई। पहले थोड़ा सॉलिड स्टेट ही है लेकिन इनिशियल आइडेंटिटी चेंज हो गई। पहले मैग्नीशियम का रिबन था, अब हमारे पास मैग्नीशियम का पाउडर है, ऐश है, राख है। ये राख क्या है? इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये जो राख मिल रही है व्हाइट कलर की, ये राख कैसी है? इस राख से हमको क्या पता चल रहा है? ये राख जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, यानी एक केमिकल रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ा। When magnesium ribbon burns, it burns with a dazzling white flame. Dazzling white light जो है, जब हम जलाते हैं मैग्नीशियम को तो डेजलिंग व्हाइट लाइट निकल। डेजलिंग व्हाइट लाइट का मतलब क्या है? जैसे हम अभी दिवाली निकली तो दिवाली में हम फुलझड़ी जलाते हैं, तो जब फुलझड़ी जलाते हैं तो स्पार्कलिंग्स निकलते हैं अलग अलग कलर के। उसी तरीके का स्पार्क जो है वो मैग्नीशियम रिबन में भी व्हाइट कलर का निकलेगा एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। और जब हमको जो कलेक्ट करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा? व्हाइट कलर का एक पाउडर मिलेगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो राख हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो व्हाइट कलर की राख हमको मिलती है, वो किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर।
तो मैग्नीशियम, और जब हम जलाते हैं तो हमको पता है कि को कहीं पे भी आग लगानी हो या कोई चीज को जलानी हो तो ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबस्शन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं और हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। एक और एक्टिविटी लेते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। पहले हमको क्या लेना है, कुछ दाने लेने हैं जिंक के, एक कॉनिकल फ्लास्क में भी ले सकते हैं और टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं। उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको डालना है। एसिड डालते समय ध्यान रखना चाहिए, एसिड हाथ थोड़े दूर रखने चाहिए और हमारे शरीर में कहीं एसिड ना गिर जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि जिंक, जैसे ही जिंक के साथ में हमने रिएक्शन किया तो H2 गैस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। जब हम जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो H2 गैस यानी हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ होगा और जो टेम्परेचर है, जो बीकर या फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये रिएक्शन किया है उसका जो सरफेस है वो भी गर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इससे हमको क्या पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ था, इसका हमको आइडिया आ जाएगा। फ्रॉम द अबाव एक्टिविटीज वी कैन से दैट any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place। हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर हैं? चेंज इन स्टेट। हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? तो पहला स्टेट, चेंज इन स्टेट। कोई रिएक्शन हुआ है उसका सबसे पहले आइडिया हमको आएगा कि स्टेट में चेंज हो जाएगा। कितने तरह के स्टेज होते हैं वो आपको सब लोगों को पता ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन भी हो सकता है, लिक्विड से गैस में भी कन्वर्जन हो सकता है। उसी तरीके से लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड जो है वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब गैस को भी हम लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके का एक टर्म है जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन होता है उसको, और दूसरा टर्म है कि जो और भी एक प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्टली गैस में से सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी तरह के जो स्टेट्स में जो चेंज देखने को मिलता है, इससे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ा है। दूसरा है चेंज इन कलर। जब किसी भी सिस्टम के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेज में कलर चेंजेस होते हुए दिखाई दे, अलग अलग स्टेज में कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे। किसी भी सिस्टम में जब गैस बन रही होती है, गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है। और फोर्थ फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज हो, पहले कूल हो और फिर हॉट हो जाए, या पहले हॉट हो और बाद में कूल हो जाए, या मॉडरेट टेम्परेचर है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। ठीक है, हम
ये जो फैक्टर्स को देखे, हमने एक्टिविटी देखी, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो अभी हम अपनी लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं हमको हमारे साथ हो रहे हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। अगर हम इन फैक्टर्स को देखें तो अब हम देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि बहुत सारे रिएक्शन तो हम रोज देखते हैं लैब में या स्कूल के अंदर, या जब हम पढ़ते हैं तभी केमिकल रिएक्शन नहीं होते। केमिकल रिएक्शन हर जगह कहीं पे भी और किसी भी टाइम हो सकता है। अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड फॉर्म में, तो उसको कहा जाता है, लिखा जाता है जब, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने अभी एक एक्टिविटी में देखा, तो उसमें लिखा था व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सेंटेंस फॉर्म हुआ। ये सेंटेंस फॉर्म बहुत लंबा होता है, इसलिए हमको याद करने में भी डिफिकल्ट होगा और समझने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए जब हम किसी लॉन्ग फॉर्म को या सेंटेंस फॉर्म के में जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसको हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमको समझने में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। वर्ड फॉर्म क्या होगा, उस सेंटेंस को हमने ब्रेक किया, उसमें से हमको जब हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स in presence of air it forms magnesium oxide, तो क्या मिलेगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जो दो सब्सटेंस जो रिएक्शन करने वाले हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तो उसको, उन दो रिएक्टेंट्स को प्लस साइन की मदद से जो है सेपरेट किया जाता है। उसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में भी पॉजिटिव साइन आती है। जो रिएक्शन करने वाले हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन होने के बाद उसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of chemical reaction is a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write in the form of a word equation. Sentence को हम इजीली समझने के लिए वर्ड फॉर्म के इक्वेशन में हम लिखते हैं। The substance that undergoes chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are reactants. जो केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, and the new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. और जो नया सब्सटेंस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम प्रोडक्ट के नाम से प्रेजेंट करेंगे। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. ये एरो क्या बताता है? इस एरो से हमको पता चलता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। एरो जो है वो हमको डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता है कि कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ है। The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. अगर रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और उनके बीच में हमेशा प्लस की साइन आती है। Similarly, products are written on the right hand side with the plus sign between them. और जब हम रिएक्टेंट के हो गया, प्रोडक्ट जब हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो उनके बीच में भी प्लस की साइन आती है। द एरो हेडेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
हमेशा एरो जो है उसका हेड प्रोडक्ट की तरफ ही होता है और वो हमको ये बताता है कि रिएक्शन जो है कौन से डायरेक्शन में आगे जा रहा है। तो ये हुआ कि हम कैसे किसी रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये भी इजी है, सेंटेंस फॉर्म से वर्ड फॉर्म इजी है, लेकिन ये भी डिफिकल्ट है, इससे भी हमको क्लियर आइडिया नहीं आता। इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हमारे क्वेश्चन आता है कि हमने वर्ड फॉर्म में लिखा किसी रिएक्शन को, तो इससे भी इजी कोई फॉर्म हो सकता है। तो अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज अ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। हम वर्ड फॉर्म की जगह फॉर्मूला का यूज करें, फॉर्मूला फॉर्म का यूज करें तो हमको और इजीली जो है वो रिएक्शन समझ में आने लगेगा। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, यही केमिकल इक्वेशन से हमको पता चलता है कि कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है। If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word form can be represented as, हमने पहले एक वर्ड फॉर्म लिखा था, वो था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड फॉर्म था। अब अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स या जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इनका अगर हमको फॉर्मूला पता हो तो और इजी हो जाता है रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन होता है O2, और जब हम प्रोडक्ट मिलता है तो क्या मिलता है MgO। तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो फॉर्म है ये वर्ड फॉर्म है, वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसी वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला फॉर्म में। तो ये मेथड जो है केमिकल रिप्रेजेंटेशन का वो ज्यादा इजी लगता है और हमको डिटेल आइडिया मिलता है किसी भी रिएक्शन के बारे में। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow। अब हमको LHS और RHS में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन एलिमेंट्स के नंबर्स को काउंट करना है, कितने प्रेजेंट हैं। अगर दोनों LHS इज इक्वल टू RHS होता है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन इज बैलेंस्ड। लेकिन अगर LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड? इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों साइड यानी LHS और RHS दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है तो हम उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और इस ऐसा क्यों है, क्यों हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि मास ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ RHS। Such a chemical equation is a skeletal chemical equation of a reaction। तो ये इक्वेशन देखे तो मैग्नीशियम दोनों साइड में एक है, रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम 1 है और
प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वो 2 है और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट में 1 ही है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन का, इसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। अब हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए वो सीखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने आगे 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है कि मास जो है वो इक्वल होना चाहिए। Mass cannot be created, it cannot be destroyed. Mass is always uniform. So, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। That is the total mass of element present in the product of a chemical reaction has to be equal to total mass of the elements present in the reactant। क्या कहने का मतलब है कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका मास और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल है वो जो इक्वेशन फॉलो करता है उसको बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। दूसरे वर्ड्स में और भी एक तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इन इनिशियल पीरियड एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन अगर सेम रहते हैं तो वो भी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होता तो उसको हमको बैलेंस करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसके हमको प्रोडक्ट मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम यहां पे देखते हैं एलिमेंट्स काउंट करते हैं। तो रिएक्टेंट की बात करें, अगर रिएक्टेंट में जिंक एक ही है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन जो है वो टोटल 4 है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में जिंक की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, सल्फर की वैल्यू 1 है और ऑक्सीजन की वैल्यू 4 है। यानी हम देखें तो एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है जिसमें जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है, ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्केलेटल, इस रिएक्शन को स्केलेटल रिएक्शन कहते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन जो हमने लिखा है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
अब अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन लें जिसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड रिएक्शन आ जाए तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए। एक रिएक्शन लेते हैं Fe यानी आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें भी हम देखते हैं कि क्या तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में आयरन की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है। प्रोडक्ट में आयरन की वैल्यू 3 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है और ऑक्सीजन 4 है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शन है इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। उन 7 स्टेप्स को हम कैसे फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, do not change anything inside the boxes while balancing the chemical equation। पहला स्टेप है कि जिस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है उस इक्वेशन के चारों तरफ एक बॉक्स बना दें। ये बॉक्स के अंदर जो चीज है वहां पे कोई भी चेंज नहीं करना। जो भी चेंज करेंगे, जो भी हम मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करेंगे वो सब हम इन बॉक्स के बाहर करेंगे, बॉक्स के अंदर हमको कुछ भी नहीं करना। सेकेंड स्टेप है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो सेकेंड स्टेप क्या है कि जो हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसके अंदर प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसकी लिस्ट बनानी है, जो हमने पहले से ही बना के रखी हुई है। थर्ड स्टेप, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it। देखो अब थर्ड स्टेज क्या है, हम रिएक्शन को अच्छे से देखेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा कंपाउंड होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। उस सबसे बड़े कंपाउंड के अंदर भी किसको सिलेक्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए? सबसे पहले जो उस बड़े कंपाउंड के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको सबसे पहले बैलेंस किया जाएगा। तो सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है? Fe3O4 है। इस Fe3O4 के अंदर भी सबसे बड़ा कौन है? ऑक्सीजन है। तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट में ही हो, रिएक्टेंट में भी हो सकता है। तो जो भी बड़ा कंपाउंड है वो चाहे रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो, हमको बड़ा कंपाउंड ही हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए, वो ज्यादा इजी रहता है बैलेंस करने के लिए। तो बड़ा कंपाउंड जो है हम किसको पहले बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की वैल्यू 4 है, लेकिन जो रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम
रिएक्टेंट में वाटर के आगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गए, दोनों साइड ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गए। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स वी मस्ट रिमेंबर दैट we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction। ठीक है, हम रिएक्शन के अंदर जो फॉर्मूला है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके अलावा बाहर से हम उसको ऐड करेंगे। अब ये स्टेज के अंदर देखेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ गई। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में 8 हो गए, 4 to 8, और यहां पे जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो अब हम किसको बैलेंस करेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर देखते हैं। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल अनबैलेंस्ड। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन यानी Fe और हाइड्रोजन एटम अभी भी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट को लेके और आगे बढ़ेंगे। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecules of hydrogen as 4 on RHS। अब देखेंगे तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 थे और रिएक्टेंट में 1 थे, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तो उससे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन की वैल्यू अब रिएक्टेंट में कितनी है, 8 है, तो हमको प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए प्रोडक्ट में भी हम हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अब इस इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है और हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो चुका है। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर हम देखेंगे तो हमारा 2 रिएक्टेंट जो है वो और 2 जो एलिमेंट है वो बैलेंस हो चुके हैं। अब क्या बचा, आयरन बचा है बैलेंस करने के लिए। एग्जामिन द अबाउ इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। अब इक्वेशन को देखेंगे और जो एलिमेंट बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हमको किसको बैलेंस करना है, आयरन को बैलेंस करना है। यहां पे प्रोडक्ट के अंदर आयरन की वैल्यू 3 है, लेकिन रिएक्टेंट में आयरन 1 ही है, तो हम रिएक्टेंट में जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम वापस एक बार रिएक्शन को एग्जामिन करते हैं। तो आयरन जो है रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में भी आयरन की वैल्यू 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की वैल्यू 8 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन की वैल्यू 8 हो गई। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। फाइनली, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट द एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे इस तरह से, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम दोनों साइड को काउंट करेंगे, तो दोनों साइड के एलिमेंट्स को काउंट करें तो आयरन जो है वो 3 है प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन जो है वो 4 है। उसी तरीके से प्रोडक्ट में आयरन की वैल्यू 3 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 8 है और ऑक्सीजन की वैल्यू 4 है। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुका है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दोनों साइड इक्वल है, इसलिए हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से बुलाएंगे। अब इक्वेशन बैलेंस हो चुका है।
This method of balancing chemical equations is called hit and trial method, as we make the trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. इस इक्वेशन को जो हमने बैलेंस करने का जो मेथड है, इसको मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम अलग अलग स्मॉल होल नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए।